Hello, friends, and in this chapter, we will be talking about the strategies for the enhancement in food production. अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग फूड की स्कैरसिटी फेस कर रहे हैं, तो एक डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस हो रहा है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम हो रहा है. स्पेशली अगर हम इस टॉपिक में बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट द फूड सप्लाई. अब फूड को इंक्रीज करना है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको कंपेंसेट करने के लिए, सो वी विल बी गोइंग फॉर टू ऑप्शंस, दैट इज फॉर प्लांट based increased in food production and animal based increased in food production. So we can call it as plant breeding and animal husbandry. अब ये फूड को इंक्रीज करने के लिए या फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हमने अप्लाई किया है. नई टेक्निक्स जैसे कि टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वगैरह इज ऑल अप्लाइड टू दिस what you can say to increase the amount of and the quality, the harvest of food. So let us first talk about the animal husbandry. Now it is a branch of agriculture जिसमें हम एनिमल्स को रेज करते हैं, पर्टिकुलरली उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, फाइबर, एग्स वगैरह के लिए. ओके, सो रिमेंबर दैट एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, right? Okay, then next is it includes day-to-day care, selective breeding and raising of livestock. Okay, so everyday care जो होती है, फिर selective breeding होता है, and then उसी livestock को कैसे raise किया जाए, उनके number को कैसे multiply किया जाए, that is all about animal husbandry. इसमें mainly we will be including certain animals like cow, buffaloes, pig, sheep, camel, goats. फर्दर हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम पोल्ट्री की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट हेन्स, चिकन्स, फाउल्स, geese, ducks, etc. So animal husbandry now includes mainly dairy farming, poultry and fisheries. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें से 70% जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना को बिलोंग करता है. लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया एंड चाइना ओनली सप्लाइज 25% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी, जो काफी कम है. अब नाउ व्हाट इज डन, new technology and conventional methods are being adopted so that the quality and quantity of food as well as such animals can be increased. Now, so what are the main things which we understand in animal husbandry? Here we will be rearing the animals by proper feeding them. उनको proper shelter देना है, उनको proper care देनी है, like so that उनको कोई disease ना हो. प्रॉपर ब्रीडिंग करवानी है, ब्रीडिंग मतलब इंड्यूस्ड मीटिंग जिसे हम कहते हैं वो करवानी है, ताकि हमें बेटर क्वालिटी ब्रीड्स की मिल सके. नाउ फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द डेयरी फार्म मैनेजमेंट. और डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम मेनली किसे व्हाट अगेन से रेयर करते हैं, तो मेनली इट कम्स एज मिल्किंग एनिमल्स लाइक वाटर बफेलो, कैमल, काउ, शीप, गोट. वाटर बफेलो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो ज्यादातर पानी में ऐसी पड़ी रहती है. सो दैट इज व्हाट यू कैन से दैट अबाउट द डेयरी फार्म. सो ज्यादातर हम यहाँ पे मिल्किंग एनिमल्स को रेयर करते हैं. मिल्क को कलेक्ट करके उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेनली काव, बफेलो, गोट, शीप. तो डेयरी फार्म में इंक्लूड होता है वो प्रोसेसेस और सिस्टम्स जिससे क्वांटिटी और क्वालिटी मिल्क और मीट की इंक्रीज की जाए. नाउ व्हाट वी डू फॉर दिस, फर्स्ट पॉइंट इज वी सिलेक्ट अ गुड ब्रीड. बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रीड इज सिलेक्टेड. वी नीड टू टेक अ गुड केयर ऑफ दोज ब्रीड. अ साइंटिफिक वाटर एंड फीडिंग एक्टिविटीज शुड बी डन. जो भी उसे फॉडर दिया जाता है, मतलब फॉडर मतलब जो हम कहते हैं कि उनका फूड, ओके, वो फॉडर को हम कह सकते हैं कि दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी. हाइजीन, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट
शुड बी क्लीन एंड ड्राई सो दैट उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो या तो फिर उन्हें कोई डिसीज ना हो। दोनों ही कैटल एंड कैटल होल्डर को हाइजीनिक कंडीशंस फॉलो करना चाहिए। अब कैटल तो हाइजीनिक होना ही चाहिए, राइट, अदरवाइज कैटल से ही हमको कोई डिसीज हो सकती है और उस डिसीज को हम कहते हैं जूनोसिस। रिमेंबर दैट द डिसीज इज कॉल्ड एज जूनोसिस। और अगर कैटल होल्डर मतलब जो बंदा कैटल को पाल रहा है उसको अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो मिल्क में जा सकती है और मिल्क से आगे वो स्प्रेड हो सकती है। लेकिन अगर एनिमल से कोई डिसीज आ रही है ह्यूमंस के अंदर तो हम उसे कहते हैं जूनोसिस। तो हो सकता है कि अगर एनिमल इन्फेक्टेड है और हमें वो इन्फेक्शन लगे तो उसे हम कहेंगे जूनोसिस। सो इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क की कंटामिनेशन को रोकने के लिए कैटल और कैटल होल्डर दोनों को ही हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। जो भी कैटल्स जो घर पे हैं या फिर जो भी हमने कैटल्स को रेयर किया है दैट शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। उनका कुछ डिसीज है तो उसे प्रिवेंट करें, सेफ्टी मेजर्स रखें और जो कुछ भी है अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उसका टाइमली सोल्यूशन आना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए। नाउ डेयरी फार्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। White revolution, now let me tell you that Dr. Verghese Kurian is known as the father of white revolution because he was the first person to you can say that to see the importance of milk. उन्होंने मिल्क में से मिल्क प्रोडक्शन मिल्क के प्रोडक्ट्स का what you can say शुरुआत की थी। So he is known as the father of white revolution. Now how is this process going on? तो मिल्क इज कलेक्टेड एक लोकल डेयरी में। सभी जो ट्राइबल एरिया में जो लोकल कैटल होल्डर्स होते हैं वो मिल्क कलेक्ट करके डेयरी में दे देते हैं। फिर वो लोकल डेयरी से मेन डेयरी पे मिल्क जाता है। मिल्क वहां पे पैस्चराइज होता है और प्रोसेस होता है। प्रोसेस जैसे कि उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि चीज, बटर, पनीर एक्सेट्रा। फिर वो कमर्शियलाइज किया जाता है और मार्केट में डाला जाता है। नाउ यहाँ पे मिल्क जब कलेक्ट होता है तो एक मेन मेथड होती है जिसका मतलब होता है पैस्चराइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो डेयरी इंडस्ट्रीज फॉलो करती है एंड इट वाज फाउंड बाय लुइस पास्चर। नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट पैस्चराइजेशन इज it keeps the milk safe for a longer period of time and it can be easy for consumption. तो पैस्चराइजेशन है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज अल्ट्रा पैस्चराइजेशन। ओके, इट इज नोन एज अल्ट्रा पैस्चराइजेशन। इसमें रॉ मिल्क को हीट किया जाता है अबाउट 280 डिग्री सेल्सियस फॉर ओनली 4 to 5 सेकेंड ओनली। ठीक है, जैसे कि जो दूध जो मिल्क जो कलेक्ट हुआ है उसे अगर 280 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए, दैट इज 4 to 5 सेकेंड्स के लिए, तो हम उसे कहेंगे इट इज नोन एज अल्ट्रा पैस्चराइजेशन। रिमेंबर द टेम्परेचर एंड द व्हाट वी कैन से हाउ मच टाइम इट इज। अब जो सेकेंड मेथड है दैट इज नोन एज हाई टेम्परेचर पैस्चराइजेशन। इन दैट द रॉ मिल्क इज हीटेड for 161 डिग्री फ़ारेनहीट फॉर 15 सेकेंड्स और फिर तुरंत ही उसे कूल किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर मेथड कहते हैं। सेकेंड इज द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्योंकि इस पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज 145 डिग्री फ़ारेनहीट जो 161 से कम है फॉर 30 मिनट्स एंड देन इट इज रैपिडली कूल्ड। रॉ प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं बट रॉ प्रोडक्ट्स जो होती है उसका डिटोरिएशन बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है रॉ प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही शॉर्ट होती है। Now, as I said, pasteurization is a method for the milk sterilization and it is of 3 types. The first one is ultra pasteurization, जिसमें हम मिल्क को हीट करते हैं at 135 to 150 डिग्री सेल्सियस। दिस इज a perfect temperature to be noted, only for 1 or 2 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। And again then chilling it immediately and aseptically मतलब स्टेराइल कंडीशन में एयरटाइट पैकेट्स में उसे पैक किया जाता है, दैट इज नोन एज हर्मेटिक कंडीशंस। द नेक्स्ट इज
HTST, that is high temperature short time method. Over here the milk is heated to 71.7 degree Celsius at least for 15 सेकेंड. तो you can see that यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई है और जस्ट फॉर 15 सेकेंड, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम तक हम उसे व्हाट कैन से 15 सेकेंड्स, मतलब उससे कंपैरेटिवली अल्ट्रा पेस्चराइजेशन से थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टाइम मेथड है. तो और तुरंत ही फिर इसे क्विकली कूल किया जाता है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज HTST pasteurization. The next is LTLT, that is temperature over here is 63 degrees Celsius and it is heated for 30 minutes, means it is a long time method. So these are the three methods of pasteurization. Now why do we give this much emphasis to milk? Because as we know that milk एक complete food है and डेली प्रोटीन का जो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें से 14% इज प्रोवाइडेड बाय द मिल्क. सो इट कैन बिल्ड अप योर मसल्स, बोन्स एंड मसल मास को इंक्रीज करता है. नाउ 35% ऑफ डेली राइबोफ्लेविन एक विटामिन B12 है, तो उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय मिल्क. 23% ऑफ आवर विटामिन B5 डेली रिक्वायरमेंट, which is good for our again muscles and mass. You can say that वो tiredness और fatigue को remove करता है. Even it is said that it is rich in serotonin, और वो serotonin से अगर you know it cures insomnia का मतलब होता है sleeplessness. डेली 28% जो हमारा डेली फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट है जो बोन्स और टीथ के लिए हमें चाहिए, दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय मिल्क. देन 41% ऑफ डेली आयोडीन जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगेन बीन प्रोवाइडेड बाय मिल्क. 74% of vitamin B12. Let me tell you, vitamin B12 is most important for our immune system. और हमारे ब्लड के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट विटामिन है तो वो B12 है, और उसका 74% हमें 200 ml ऑफ ग्लास से मिल सकता है, ग्लास ऑफ मिल्क से मिल सकता है. 31% ऑफ कैल्शियम, मतलब डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी कैल्शियम की है उसमें से अगर आप एक ग्लास भर की मिल्क ले रहे हो तो 31% आपको कैल्शियम मिल जाएगा, जो अगेन नर्व के फंक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग और टीथ और बोन्स में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल रहता है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड बाय द साइंटिस्ट. So this is some list of dairies in India. You can see Amul, then Nandini, Mother Dairy, Dudhsagar Dairy, Sumul Dairy, Dynamics Dairy, Milma Milk, that is in Kerala, Avin, that is in Tamil Nadu. You don't need to remember all the things, but you just remember some important over here. Like you can say this is Amul. Then better remember this Mother Dairy. Where is it located? Noida, Uttar Pradesh. Then you need to remember this, that is Dudhsagar Dairy, then Sumul Dairy. So just remember this many dairy, where are they located. The next is poultry farming. Now over here we will be rearing chicken, ducks, turkey and geese. This is just a view how poultry farming is done. You can see lakhs of hens and chickens are being placed in a closed we can say a house like structure, which you call it as farm, जहाँ पे इनको रख किया जाता है. अब Indian fowl breeds, these are the two main Indian fowl breeds you can see over here, that is red jungle fowl and grey jungle fowl. और important parameters of poultry में क्या होता है कि हम जब भी poultry शुरू करते हैं तो you should have a good breeds of hens to or chickens to cultivate. We should provide proper and safe condition to the farm. The next is proper nutritious food and water should be provided. Hygiene and health care of birds is important, otherwise it would create a great loss. Over here in poultry farm management, you can say birds, particularly हम उन्हें fall कहते हैं, वो eggs और meat के लिए rear किए जाते हैं. पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो हम मेनली बात करते हैं मीट की, लेकिन अब उसमें एग्स को भी इंक्लूड किया गया है. न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एग्स में आएगा
amino acids, corpus, vitamin E, vitamin B6, vitamin A. Eye health is also being managed with that. Calcium, 215 milligrams of choline, जो हमारे brain और memory के लिए बहुत ही अच्छा होता है. So we can say that eggs are really important and good for what you can say food, and it is believed that if you take at least one egg per week, it will give you much more health benefits. So this was all about today's lecture, and in the next lecture we will be talking about animal breeding methods.